जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी की ये सीरीज़ हमारी जो है वो चल रही है और इसमें हम फोकस जो है वो कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ऊपर। और आज से मैंने एक चेंजेस जो है वो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, पॉजिटिव चेंज। आपको ईयरफोन जो है वो अपने पास जो है वो रखना है और ईयरफोन के थ्रू आप जो है वो लेक्चर को सुनेंगे। और मैंने आपके लिए क्या किया है कि आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक पर्टिकुलर लाइन को अब पढ़ेंगे नहीं जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे। उसका मैंने आपको एक आइडिया दे दिया क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है आप लोगों के लिए। और उसमें क्या रहता है कि उसमें मतलब काफ़ी कम चीज़ें होती हैं जो काम की होती हैं और वो कई बार बोरिंग भी हो जाता है। सो लेट्स गो स्मार्ट नाउ। अब हो गया आपको एक 10 लेक्चर, ये 10वां लेक्चर है तो इसमें मुझे रिफॉर्म करना ही था अकॉर्डिंग टू अवर शेड्यूल। तो ये 10वां लेक्चर है तो इसमें मैंने एक रिफॉर्म ऐसा किया है कि अब आपको बुक्स पर रिलाय नहीं करना है। बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर मैं अपलोड करता रहूंगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लेक्चर को जो अब मैं आपको दूंगा वो आपको ध्यान से सुनना है। और सुनने के बाद सामने स्क्रीन पर नोट्स आपके मैं अवेलेबल करवाऊंगा, यानी कि टॉपिक टू टॉपिक। और अगर आप नीचे देखेंगे यानी कि अभी थोड़ी देर बाद, तो उसमें स्क्रीन पर ही नीचे पेज नंबर भी लिखे रहेंगे कि कौन से पेज से लेकर कौन से पेज तक का ये पूरे नोट्स हैं। तो उससे क्या रहेगा कि उससे आपको आइडिया भी रहेगा कि अकॉर्डिंग टू बुक हम पूरी चीज कवर कर रहे हैं। और उसके बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइज नोट्स जो कि एग्जामिनेशन के लिए काम के होंगे वही मैं आपको बताऊंगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये स्मार्ट स्टडी करेंगे जिसमें आपका टाइम भी बचेगा काफ़ी ज़्यादा। आप और आपके पास प्रिसाइज नोट्स अपने खुद के जो है वो होंगे, सटीक नोट, है ना। तो आई होप कि ये इनिशिएटिव मेरा आपको अच्छा लगे। एक बार सुनिएगा और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। आज जैसे कि आपको पता है कि हम एक चैप्टर को पिछले 2 क्लासेस से कवर कर ही रहे हैं, उसमें बहुत टाइम हमारा कंज्यूम हो गया था। तो आज की क्लास में वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखा है। राइट, हो सकता है कि आज दूसरा वीडियो भी आपको मिल जाए, नहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला इनिशिएटिव बस मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। तो जैसा कि आप जो है वो अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो टॉपिक जो चल रहा है, ये बेसिकली टॉपिक जो है ये है सोशल ऑर्डर एंड चेंजेस इन विलेजेस, टाउन एंड सिटीज का। तो इस टॉपिक के अंदर मतलब पुराने टॉपिक्स को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें ये समझना है कि किस प्रकार से गांव में, सिटीज में, टाउन्स में किस प्रकार से सोशल ऑर्डर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये टॉपिक समझना जरूरी है क्योंकि गांव क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सोशल स्ट्रक्चर और उनमें होने वाले चेंजेस काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो मैं आपको जो है वो इसकी एक डिटेल फॉर्मेट जो है वो देता हूँ। इसमें हम लोग 5 चीज़ों के बारे में मेनली कवर करेंगे। एक है रूरल वर्सेस अर्बन का बेसिक डिफरेंस, एक है विलेज का इवोल्यूशन कि गांव कैसे इवॉल्व होता है, तीसरा है विलेज, टाउन और सिटीज़ को डिफाइन कैसे किया जाए, चौथा है अर्बनाइजेशन का ट्रेंड कि किस प्रकार से शहरीकरण हम लोग को देखने को मिल रहा है, और पांचवा है अर्बनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें रूरल वर्सेस अर्बन के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। ध्यान से सुनना बस आप पूरे टॉपिक्स को, और चाहो तो नोट्स भी बनाते चलना। राइट, तो रूरल वर्सेस अर्बन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सोसाइटी को जनरली 2 मेन सेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है। एक है रूरल यानी कि विलेजेस और दूसरा है अर्बन यानी कि टाउन्स और सिटीज। रूरल एरियाज में लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, ये बात आप सभी को पता है, और वहां की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ये लिखने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक चीज है। अर्बन एरियाज में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है और यहां पर लोग ज्यादातर नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स जो है वो में होते हैं। गांव क्षेत्र में यूजुअली हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि स्प्रेड आउट होते हैं, यानी कि बाहर फैले हुए होते हैं। जबकि टाउन्स और सिटीज में पॉपुलेशन डेंसली पैक्ड होती है। गांव में आप देखोगे कि किसी का घर एक जगह पर है, फिर थोड़े थोड़े गैप में फिर दूसरा घर है। कई केसेस में ऐसे भी देखने को मिलता है कि दूर दराज थोड़े थोड़े गैप में घर बने रहते हैं। बट शहर में आप देख लो, माचिस की डिब्बी के तौर पर जो है वो लोग रहते हैं छोटे छोटे से घरों में भी, है ना। तो ये एक डिफरेंस है हम लोग को गांव क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, बेसिक डिफरेंस जो आपको ऑलरेडी पता है। अब गांव का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो विलेजेस तब डेवलप हुए जब सोसाइटी ने लाइफस्टाइल शिफ्ट किया। नोमैडिक हंटिंग से सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ गए। पहले लोग घूमते थे, शिकार करते थे, फिर जब वो सेटल हुए तो एक छोटा सा एरिया बना, तो वो छोटा सा एरिया ही तो गांव है। इस शिफ्ट के साथ वेल्थ एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट आया और सोशल डिफरेंसेस भी डेवलप हुए। अब जैसे ये शिफ्ट हुई तो अब एक जगह पर लोग रह रहे हैं तो वो रईसी दिखाएंगे ना। कुछ लोग बोलेंगे अरे हमारे पास ज्यादा पैसा, हमारे पास, तो लोगों ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। और पैसे ने क्या किया, लोगों को तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया। तो यही तो एक डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है, सोशल डिफरेंस, जो वेल्थ एक्यूमुलेशन के कारण आया। एग्रीकल्चर के साथ लैंड इन्वेस्टमेंट और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन जरूरी हो गया। जैसे ही हमने खेती किसानी करना शुरू किया तो जमीन पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया,
और हर एक व्यक्ति जो है वो स्पेशलाइज होने लगा अपने एरिया में, जिसने विलेजेस के यूनिक सोशल स्ट्रक्चर को शेप दे दिया। अब बात करें तीसरी चीज के बारे में, विलेजेस, टाउन्स और सिटीज को डिफाइन करना। तो विलेजेस को यूजुअली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के बेस पर डिफाइन किया जाता है। टाउन्स और सिटीज को डिफाइन करने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया का यूज होता है, जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसमें कई सिटीज और सब अर्बन सेटलमेंट्स इंक्लूड होते हैं। चौथा, अर्बनाइजेशन का ट्रेंड। अर्बनाइजेशन एक ग्लोबल ट्रेंड है जिसमें लोग सिटीज की तरफ मूव करते हैं। एक 2014 की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 54% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है, और ये प्रपोर्शन 2050 तक 66% होने का एस्टीमेट है। इंडिया में भी ऐसा शिफ्ट हुआ है। 1901 में सिर्फ 11% लोग अर्बन एरियाज में रहते थे, जो 2011 तक लगभग 38% हो गया। अब अर्बनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक्ड होता है। जहां पर भी शहरीकरण होगा तो वहां पर मॉडर्नाइजेशन होगा और वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। पर इसके साथ ओवर क्राउडिंग और पॉपुलेशन, मतलब ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग और पॉल्यूशन, प्रदूषण जैसे चैलेंजेस भी आते हैं। एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जैसे इंडिया, अर्बनाइजेशन को समझना पॉलिसी प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है। तो विलेजेस, टाउन और सिटी के सोशल ऑर्डर और चेंजेस के डिफरेंस को हमने अभी समझा, जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंजेस इन रूरल एरियाज के बारे में, कि गांव क्षेत्रों में जो है वो किस प्रकार की स्थिति होती है सोसाइटी की। तो रूरल इंडिया में सामाजिक व्यवस्था और बदलाव अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं और ये काम करते हैं। समाज का एक स्ट्रक्चर और वहां पे होने वाले बदलाव काफी अलग अलग देखने को मिलते हैं। इनके बीच में जो है वो काफी डिफरेंसेस होते हैं, और इसी चीज को हम लोग समझेंगे, और इस चीज को हम लोग समझेंगे मेनली 5 पॉइंट्स में। जैसे कि गांव के अंदर पर्सनलाइज रिलेशंस कैसे काम करता है, डोमिनेंट सेक्शन जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है गांव के अंदर, किस प्रकार से कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और कैसे एग्रेरियन रिफॉर्म्स पर इम्पैक्ट होता है, यानी कि गांव क्षेत्रों में एग्रीकल्चर पर जो सुधार होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। फिर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो पहली चीज तो रूरल एरियाज यानी कि गांव की अगर बात करें तो छोटी और क्लोज नेट कम्युनिटीज होती हैं यहाँ पर, यानी कि छोटे छोटे समुदाय होते हैं। गांव में ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं, जो एक पर्सनलाइज रिलेशनशिप बनाता है। वहीं अगर शहरी एरियाज में बात करें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां एनोनिमिटी और डिस्टेंस ज्यादा होता है। रूरल सोसाइटी में ज्यादातर अब भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन डोमिनेट करते हैं, जैसे कि कास्ट और रिलीजन, जो चेंज को स्लो और रेजिस्टेंट बनाता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है गांव के अंदर, जो कि चेंज को स्लो बना रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो गांव के अंदर पावर डायनेमिक्स भी अलग अलग होते हैं। यहाँ डोमिनेंट सेक्शन जैसे कि जमींदार्स या हाई कास्ट ग्रुप काफी पावरफुल होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज इनके हाथ में होते हैं। क्योंकि जो भी पावरफुल लोग जो होते हैं उनके पास संसाधन है, और फिर वो जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें जो नीचे सेक्शन जो होता है, सबऑर्डिनेट सेक्शन जो होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते, राइट। और ऐसे पावर स्ट्रक्चर में बड़े चेंजेस स्लो और डिफिकल्ट होते हैं। तो देखो आप ये समझ रहे हो कि गांव के अंदर क्यों चेंजेस स्लो होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। पहले विलेजेस को रिमोट और आइसोलेटेड माना जाता था, बट अब नए कम्युनिकेशन टूल जैसे कि टीवी और फोन की वजह से गांव और शहर के बीच का गैप कम हो गया है। रोड्स और रेलवेज का डेवलपमेंट भी कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहा है, जो इनडायरेक्टली सोशल चेंज के स्पीड को थोड़ा फास्ट कर रहा है। यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो सोशल चेंज को फास्ट कर रही है, तो आप मेंशन कर सकते हो ये सब टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी। अब गांव क्षेत्रों में जो भी सोशल चेंज होता है वो ज्यादातर एग्रेरियन चेंजेस या फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म से इंपैक्ट होता है। यानी कि कहीं पर भी कृषि में सुधार हुआ, एग्रीकल्चर में सुधार हुआ, तो कहीं ना कहीं गांव में, सोसाइटी में सुधार होता है, क्योंकि पैसा आएगा ना लोगों के पास। जैसे लैंड रिफॉर्म से जमींदार्स की पावर कम हुई है और इंटरमीडिएटरी कास्ट को अधिकार मिल गए हैं। इसके बाद कुछ कास्ट डोमिनेंट बन गई और ये ग्रुप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी ऊपर आए। एम श्रीनिवास ने इन्हें डोमिनेंट कास्ट कहा है, और अब ये लोग भी लोअर कास्ट से चैलेंज फेस कर रहे हैं। यानी कि सोसाइटी में अगर देखो, अब लोअर कास्ट के पास अगर पैसा है
तो मतलब उसके पास पावर है, तो फिर वो कास्टिज्म जो है वो खत्म होता है। मतलब कि आप संसाधन को गेन करके, रिसोर्सेज को गेन करके अपने स्टेटस को जो है वो इंप्रूव कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। बट फिर भी कई बार गांव क्षेत्रों में पैसा होने के बावजूद भी जो है वो काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आते हैं सोसाइटी में, पता है आपको। एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजीज और क्रॉपिंग पैटर्न्स के आने से भी रूरल सोसाइटी में बदलाव आया है। मशीनरी और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट लेबर डिमांड पर पड़ता है, जो लैंडलॉर्ड्स और लेबरर्स के बीच के बार्गेनिंग पावर को चेंज कर सकता है। जैसे फ्लक्चुएशंस जो क्रॉप के प्राइस में आते हैं, कभी रेट ज़्यादा हो रहा है, रेट कम हो रहा है, कई बार सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है, उसके कारण से बहुत बुरी स्थिति भी हो जाती है। फार्मर सुसाइड इंडिया के अंदर इसका एक ट्रेजेडिक एग्जाम्पल है, लेकिन डेवलपमेंट स्कीम जैसे कि मनरेगा हुई, ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जो है वो डाल सकती हैं, और जिसमें रूरल में जो गरीब लोग जो है उनको डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो मिलता है सरकार की स्कीम्स के थ्रू। तो ये चीज़ हमने इस पूरी मतलब एक पैराग्राफ में जो है वो समझी। और इसके सामने अब देखो आपके लिए नोट्स जो है वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप इन नोट्स को जो है अपने पास कॉपी जो है वो कर सकते हो। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बट आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, टॉपिक टू टॉपिक अगर सामने बुक को रख के अगर चलना चाहो तो कर सकते हो। मैं टॉपिक टू टॉपिक पूरी चीज़ आपको कवर अप कराऊंगा। हो सकता है हम लाइन टू लाइन पूरी चीज़ ना कवर करें, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो समराइज करके मैं आपको दूंगा, जिससे कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक पर डेवलप होगी कम समय में। अब देखो, जैसे हमने रूरल एरियाज में बात करी कि किस प्रकार से सोशल ऑर्डर है और क्या सोशल चेंजेस चलते हैं, वैसे ही हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि अर्बन एरिया, शहरी एरियाज में जो है वो किस प्रकार के सोशल ऑर्डर्स और सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एज अ डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर अर्बन एरियाज पे मेनली गवर्नेंस करेंगे, क्योंकि सिटीज़ का रोल हमारे सोशल डायनेमिक्स और डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा असर भी डालता है। क्योंकि सिटीज़ जो है उससे सोसाइटी में एक मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे सिटीज़ का एवोल्यूशन हुआ और उसके सोशल ऑर्डर और चेंज को समझने की ज़रूरत क्यों है। स्पेशली आज की डेट में इंडिया जैसी कंट्री, यहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सिटी लाइफ की इंपॉर्टेंस पुराने ज़माने से ही रही है। सिटीज़ मेजर ट्रेड रूट्स पर या रिलीजियस सेंटर के आसपास डेवलप होती थी। इंडिया में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि तेजपुर, कोझिकोडे और टेम्पल टाउन जैसे कि वाराणसी, अजमेर, मदुराई। ये एंशियंट टाउन है, रिलीजियस और ट्रेड सेंटर के रूप में जो है वो जाने जाते थे और अर्बन इकोनॉमी को जो है वो सस्टेन करने का काम करते थे। मॉडर्न ज़माने में सिटीज़ और मॉडर्न लाइफस्टाइल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि शहर के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से मॉडर्नाइज रहते हैं एज कम्पेयर टू गांव क्षेत्र में रहने वाले लोग के कंपैरिजन में। हालांकि अब तो देखो यार, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के कारण, इंटरनेट के कारण गांव के लोग भी जो है वो आज की डेट में एडवांस हो गए, उनको भी हर एक चीज़ की अच्छी जानकारी है। इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। तो सिटी लाइफ एनोनिमिटी के साथ कई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है, जो इंडिविजुअल ग्रोथ और एस्पिरेशन को फुलफिल करने में हेल्प करता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंस और फ्रीडम हर किसी को अवेलेबल नहीं है। सिटीज़ में सोशल और इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं जो इंडिविजुअल को बाउंड करते हैं, और ऐसे में वेरियस ग्रुप आइडेंटिटीज भी डेवलप होती हैं, जैसे कास्ट, क्लास, रिलीजन और एथनिसिटी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव क्षेत्रों में कास्ट और रिलीजन होता है, सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। सिटीज़ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके साथ स्पेस मैनेजमेंट। इसलिए तो स्लम एरियाज बड़े हुए रहते हैं सिटीज़ के अंदर। अर्बन सोशल ऑर्डर का मेन एम होता है सिटीज़ की स्पेशियल वायबिलिटी इंश्योर करना, यानी हाउसिंग। मेन प्रॉब्लम है रहने की सिटीज़ के अंदर, हाउसिंग, मास ट्रांजिट की, लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ज़्यादा मात्रा में जा सकें। पब्लिक सेफ्टी, सैनिटेशन, ये सब सिटीज़ के सबसे बड़े चैलेंज है। हर फंक्शन अपने आप में कॉम्प्लेक्स है और उसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस काफ़ी चैलेंजिंग होता है, स्पेशली विद द इशू जैसे कि क्लास डिवीजन, एथनिसिटी और रिलीजन के डिफरेंसेस। हाउसिंग एक मेजर इशू है। पुअर हाउसिंग लीड्स टू होमलेसनेस या फिर स्लम एरिया डेवलपमेंट। अगर प्रॉपर घर नहीं है तो स्लम एरिया, झुग्गी बस्ती जो है बन जाएगी और बनती है, जो काफ़ी कंजेस्टेड होती है, अनहाइजीनिक होती है और इनफॉर्मल हाउसिंग होते हैं।
ऐसे एरियाज में सिविक एम्यूनिटीज यानी कि लोगों की बेसिक फैसिलिटीज जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स और ऑफन लोकल स्ट्रॉन्गमैन के कंट्रोल में होता है, यानी कि जो लोकल वहाँ के जो गुंडे होते हैं, राइट, इस टाइप के लोग, तो उनके कंट्रोल में होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्बन लाइफ में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डिफरेंट इम्पैक्ट होते हैं। जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कंजेशन और पॉल्यूशन कम होता है, वहीं कार बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इश्यूज और बढ़ जाते हैं। सोचो अगर हर एक व्यक्ति के पास अपनी पर्सनल व्हीकल होंगी तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? पॉल्यूशन की और कंजेशन की। ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो गया है आज की डेट में, जब से कार बहुत सस्ती हो गई है, कार लेना बहुत आसान हो गया है, तो आज की डेट में लोग जो है वो कार प्रेफर कर रहे हैं, राइट। एक घर के अंदर 3-3 4-4 कार हैं, 4 व्हीलर्स, तो कितना कंजेशन हम लोग को रोड में जो है वो देखने को मिल रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है, राइट। और फिर बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसमें काफ़ी हेल्प जो है वो करता है। तो कम्यूटिंग और इसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, कम्यूटिंग मतलब इधर उधर आना जाना, राइट, ट्रांसपोर्टेशन मतलब, इस प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। देखो, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यानी कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में आपको अगर 1 घंटा लग रहा है, तो सोचो कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी क्वालिटी लाइफ जो है वो कितनी खराब हो रही है। लोग जॉब पे जा रहे हैं तो जॉब में तो उनको 8-10 घंटे देने ही देने हैं, बट आने जाने में उनको 2-2 घंटे यानी कि 4 घंटे आपके ट्रैवल में ही निकल रहे हैं रोज। सोचिए आप, तो 4 घंटे कंप्लीट वेस्टेज है। तो ये इश्यूज है। अर्बन एरियाज में सोशल चेंज प्राइमरली स्पेस से जुड़ा होता है, जैसे सब अर्बनाइजेशन और जेंट्रिफिकेशन काफी प्रोमिनेंट ट्रेंड है। रिच क्लासेस सबर्ब्स में शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ नेबरहुड में रियल एस्टेट वैल्यू के साथ इकोनॉमिक रिवाइवल भी देखा जा रहा है। इसी के साथ मास ट्रांसपोर्ट इनोवेशन जैसे दिल्ली मेट्रो अर्बन सोशल स्ट्रक्चर पर भी इन्फ्लुएंस डाल सकता है। अच्छा, ये पैराग्राफ आपको शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने आपको बताया जेंट्रिफिकेशन और इस प्रकार की प्रॉब्लम जो हम लोग को देखने को मिली। देखो, आज की रेट में आप देख रहे होंगे जो रिच क्लास लोग हैं वो पल्यूटेड एरिया से या फिर कंजेशन वाले एरिया से दूर जाकर रहते हैं। उनका बंगलो जो आप देखेंगे तो वो बहुत दूर रहता है, राइट, खुले एरिया में, बड़े एरिया में। तो वो दूर दराज के एरिया में, सबअर्बन एरिया में जाकर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट क्वालिटी लाइफ। दिस इज द मेन रीजन। सो अर्बन एरियाज में सोशल ऑर्डर और चेंज का एक कॉम्प्लेक्स वेब है जो स्पेस, इकोनॉमी और काफ़ी सारी सोशल आइडेंटिटी से मिलकर बना है। तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी था कि किस प्रकार से रैपिड अर्बनाइजेशन के दौरान सिटीज़ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या सिटीज़ के अंदर चैलेंजेस देखने को जो मिलते हैं। तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हुई होगी, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं था समझने के लिए। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश होता है। तो इस लेक्चर को यहीं पर मैं एंड करता हूँ और आज से मैं अब आपको समराइज तरीके से पढ़ाने की जो है वो कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो होगी, फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, मैं आपको शॉर्ट नोट्स खुद से ही प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको स्क्रीन में जो ये दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ इन शॉर्ट नोट्स के ऊपर रिलाय करना है और ये अगर आप ऐसा कंटिन्यूअस करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा और आपके मेंस के आंसर्स भी बहुत अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया, एक्सप्लेन किया, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, राइट। आपको सिर्फ ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनना है रेगुलर बेसिस पर, और बाद में ये नोट्स जो इसमें लिखे हुए हैं उसको सिर्फ आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर बाद में कॉपी कर लो, या तो तुरंत वीडियो को पॉज कर करके भी कॉपी वो कर सकते हो। वैसे तो मैं चाहूँगा कि स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो आप जो है वो बाद में जो है वो उसको नोट डाउन जो है वो कर लेना। एक बार वन गो में जो है वो पूरे लेक्चर को सुन लो और इसमें कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, दैट इज़ माई गारंटी।